गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 160 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। भारतीय राज्य व्यवस्था, इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 160 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्त आपात के संबंध में सत्य है? वित्त आपात यानी फाइनेंस इमरजेंसी। तीन प्रकार की इमरजेंसी हैं, ठीक है। एक तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंस इमरजेंसी। तो किस किस अनुच्छेद में है वो तीनों, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो भारत में जो है एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया, यानी फाइनेंस इमरजेंसी का, यानी वित्त आपात का। दूसरा स्टेटमेंट है, इसको आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहें इसे हटा सकते हैं। ये सारे के सारे सत्य हैं, बिल्कुल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय संविधान का भाग 18 और उसमें भी अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधानों के बारे में बात करता है। खासकर अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। और यह भारतीय संविधान में सन्निहित तीन प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों में से एक है। अन्य दो कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल 352 में और राष्ट्रपति शासन 356 में। ठीक है, 356 यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। ठीक है, घोषणा के आधार क्या है? यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र में के किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तब घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की। और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है भारत में। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 352 वाला वो 3 बार लग चुका है। और स्टेट इमरजेंसी तो लगती रहती है समय समय पर स्टेट में। दूसरा प्रश्न है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है? अनुच्छेद 15, 16, 21, 331। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत यानी समता का अधिकार इसका उत्तर हो जाएगा, यानी आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, उसमें भी 4। ठीक है, पहले तो फंडामेंटल राइट्स सबको पता होने चाहिए, किसमें क्या क्या, कौन से अनुच्छेद में। 12 से 35 तक है ना, तो 12 से 35 में कौन किस में क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, संविधान में वर्णित अनुच्छेद 16 का 4 के अनुसार राज्य नागरिकों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्यों की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है यदि राज्य के दृष्टिकोण में इन वर्ग का सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो तो। और 16 में क्या है? समता का अधिकार। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की, यानी पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। देखिए, पहला तो सही है, राष्ट्रपति करते हैं, चुनाव आयुक्त की करते हैं, और चुनाव आयुक्तों को कह लो या फिर अन्य चुनाव आयुक्त कह लो, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दूसरा वाला गलत है स्टेटमेंट, केवल पहला वाला ही करेक्ट है। देखिए, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति जो हैं यानी प्रेसिडेंट, वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होता है, या 65 वर्ष की आयु जो भी इनमें से पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बने रहते हैं। और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समक्ष यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दर्जा प्राप्त होता है, और वेतन और भत्ते भी उसी के समान है। निष्कासन की प्रक्रिया की बात करें तो वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी उनके पद से हटाया जा सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक में बिल आएगा, 2 या 2 से अधिक सदस्यों का जो बहुमत है, उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया का कौन सा कथन गलत है? देखिए, हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा यहाँ लिखा होता तो गलत हो जाता वो स्टेटमेंट, तो ठीक है ये वाली बात। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 80 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सारे के सारे सत्य हैं। देखिए, दूसरा वाला भी करेक्ट है, सी वाला स्टेटमेंट गलत है। 100 सदस्य होने चाहिए कम से कम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सी वाला। ठीक है, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ना कि 80। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के विधि आयोग के संबंध में सत्य है? इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सिविल सेवा जो अभी हुई थी 28 मई को, उसमें भी पूछा गया था विधि आयोग से प्रश्न, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से। पहला है, यह एक गैर सांविधिक निकाय है और प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। इस आयोग का सबसे पहले गठन 1955 में किया गया था। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इससे यही बना लेते हैं ये लोग, अगर स्टेटमेंट में पूछा है तो, कि ये है कौन सा, संवैधानिक है, सांविधिक है, या ना संवैधानिक है ना सांविधिक है। ठीक है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, यानी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है ये, और संवैधानिक भी नहीं है और सांविधिक भी नहीं है। तो पहला सही हो गया। 3 वर्ष का इसका गठन हुआ था, प्रत्येक 3 वर्ष पर। पहला 1955 में हुआ था। तीनों के तीनों करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए, भारत का विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ना तो संवैधानिक निकाय है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, और ना ही वैधानिक, ठीक है, यानी गैर संवैधानिक निकाय है, तो नॉन स्टैच्यूटरी हो गई। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। कैसे गठन हुआ इसका? भारत सरकार के एक आदेश से। इसका प्रमुख काम क्या है? कानूनी सुधारों हेतु काम करना। और आयोग का गठन एक निर्धारित अवधि के लिए होता है। यह विधि और न्याय मंत्रालय के लिए परामर्श दाता निकाय के रूप में काम करता है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य मुख्यतः कानून विशेषज्ञ होते हैं, और इस आयोग का सबसे पहले गठन 1955 में किया गया था, और इसका गठन प्रत्येक 3 वर्ष पर किया जाता है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट वहाँ तीनों के तीनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत में संसद की जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति। देखिए, भारत में लोक लेखा समिति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 मेंबर होते हैं। 22 में से 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, ये अपने आप में प्रश्न है कि कितने मेंबर कुल, और कितने लोकसभा के, कितने राज्यसभा के। और लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ वो हर साल लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है जब, कब बना सकती है संसद, हमारी पार्लियामेंट, राज्य सूची के विषय पर कानून? 3 प्रकार की सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा, संवर्ती सूची पर राज्य भी बनाएगा और संघ भी बनाएगा। लेकिन राज्य सूची पर संघ भी, यानी केंद्र सरकार यानी संसद भी कानून बना सकती है। वो कैसे बनाएगी? राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, सभी दशाओं में। तो संसद जो है, पार्लियामेंट, राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है इन सभी स्थितियों में। कौन कौन सी? राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पारित करे तो बन जाएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो उस स्टेट में, यानी 356, और जब राज्य में, सॉरी ये दूसरे वाले के लिए 352। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ये है 356, 356। तो सभी दशाओं में डी है इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न में दिए गए सभी दशाओं में संसद जो है राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, सामान्यतः अत्यंतिक वीटो का प्रयोग जो है सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है, यानी एब्सोल्यूट वीटो। और दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने के 3 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। देखिए, 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 सप्ताह है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछा है तो ए करेक्ट है। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने की 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया, न कि 3 महीने।
अध्यादेश की अवधि केवल 6 सप्ताह की होती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पास कराने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन अध्यादेश 6 हफ्ते के भीतर फिर से संसद के पास वापस आ जाता है। तो 6 सप्ताह, ना कि 3 महीना, ना 1 महीना, ना 6 महीना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो एक चीज पूछी जा रही है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। ठीक है, अब यहाँ इसने राज्य का मुख्यमंत्री पात्र नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल, ठीक है, ना कि विधान परिषद के। और ऊंचा सदन, नीचा सदन, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। उच्च सदन होता है विधान परिषद और निम्न सदन होता है विधानसभा। और सेंट्रल में, केंद्र में लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, तो ऊंचा वाला सदन देख लो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो पात्र नहीं होगा, यानी वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य हो गया। और राज्य के विधान परिषद के सदस्य तो भाग नहीं लेते, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं ना, वो भी निर्वाचित। तो सी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होता। बाकी अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है यानी चुनाव, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अर्थात निम्न सदन जो है वो भाग ले रहा है। ठीक है, अतः यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होता है, यानी राज्य विधान परिषद यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य होता, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता। क्लियर? 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि से लिए जाने वाले अनिवार्य व्यवहार हैं? व्यय भार। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं वे सभी ऋण जो सरकार को चुकाने हैं। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, ठीक है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के भत्ते, और राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन की बात हो रही है। ठीक है, सभी हैं, ये डी है इसका आंसर। तो भारत की संचित निधि पर जो भारित होते हैं व्यय, अनुच्छेद 112 में प्रावधान है संचित निधि का। एक तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, वह ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं और उसके ऊपर जो ब्याज है वो भी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन भी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली केवल पेंशन, इस चीज़ को याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से दी जाती है, जबकि जो वेतन भत्ते होते हैं वो राज्य की संचित निधि से। ठीक है, यही चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में डाल दो तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन भी इससे ही जाती है संचित निधि से, और वेतन भत्ते भी उनके संचित निधि से जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न बनाते हैं अलग से ताकि अटके यहाँ पर। ठीक है, स्टूडेंट अटके यहाँ पर कि जो स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है, जो कि गलत है। केवल वेतन भत्ते दिए जाते हैं, जो पेंशन है उनकी वो सेंट्रल से ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो स्टेटमेंट वाला है प्रश्न। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। इसकी भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। वैसे ही जैसे वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध है किससे?
प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध 9वीं अनुसूची से है। अच्छा, 9वीं जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जो 1951 में हुआ, तो 10वीं भी जोड़ी गई होगी। 10वीं जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1985 में हुआ। फिर 11वीं जोड़ी गई होगी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 8 अनुसूचियाँ। उसके बाद बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। 9वीं जोड़ी गई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। 10वीं जोड़ी गई 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। 11वीं जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 12वीं जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। लोकसभा के संबंध में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। आपात स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसकी अवधि आम चुनाव के बाद पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है। बिल्कुल, लोकसभा 5 वर्ष के लिए तो होती है। ठीक है, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है। और आपात स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन। पंचायतों के वित्त अवलोकन की बात हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, पंचायतों के वित्त अवलोकन हेतु राज्य के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया था। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र के वित्त आयोग की तर्ज पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्त स्थिति की समीक्षा करना और इसके लिए सिफारिश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए पात्र बनाता? अनुच्छेद 54, 55, 56, 57। अनुच्छेद 57। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस और आरओ के लिए। यूपीएससी तो नहीं पूछती है सीधा सीधा आर्टिकल, लेकिन स्टेट पीसीएस और स्टेट से संबंधित जो दूसरे एग्जाम होते हैं वो जरूर पूछते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है वो अनुच्छेद 56 में, पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र है कोई व्यक्ति, अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो फिर से बन जाएगा वो, ऐसा अनुच्छेद 57 में लिखा है। ठीक है, और अमेरिका में केवल 2 बार बन सकता है एक आदमी। और राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसका प्रावधान है अनुच्छेद 58 में। तो ये सब पता होना चाहिए 54 से लेकर 58 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। कोई व्यक्ति है, उसको मृत्यु दंड दे दिया गया, ठीक है, अब उसको आजीवन कारावास में बदल दिया भारत के राष्ट्रपति ने, क्या कहलाएगा ये? किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या शक्ति क्या कहलाती है राष्ट्रपति की? प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार या विराम, उसको बोलते हैं लघुकरण। कमेंट कर दिया, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो कहलाती है लघुकरण। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया? प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनते हैं इससे। 7 इसके सदस्य थे, अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर अंबेडकर। तो टीटी कृष्णाचारी की जगह आए थे कौन इनमें से? डी पी खेतान, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, भारत के संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया था डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। इसके 6 अन्य सदस्य, अंबेडकर को मिलाकर टोटल 7। 6 अन्य सदस्यों की बात करें, एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डीपी खेतान। इंपॉर्टेंट है ये। डीपी खेतान की हो गई मृत्यु। डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात 1948 में टीटी कृष्णाचारी को इनके स्थान पर सम्मिलित किया गया, इसको याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के संबंध में विचार करेंगे। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वे सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, और इस संबंध में न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता है राष्ट्रपति के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दूसरी वाली, बाध्यकारी नहीं होता, सलाहकारी होता। ठीक है, 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट का मन है वो भी सलाह देने का, दिया तो दिया, नहीं दी तो नहीं दी, और अगर दे दे ही सलाह तो राष्ट्रपति के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है।
तो संविधान का अनुच्छेद 143 भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको सलाहकार क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 है, ठीक है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है इसमें, ठीक है। ऐसा कब होगा? देखिए, यदि किसी भी समय जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न होने की संभावना है, जो जो इस तरह की प्रकृति और इस तरह के सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट की राय आवश्यक है, तब ऐसा करते हैं, राष्ट्रपति राय मांगते हैं और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो राय है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है, ठीक है। किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि पार्लियामेंट के द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? तो यह है अनुच्छेद 239 का ए, ठीक है। 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है, कौन करता है? बताइए। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन राष्ट्रपति के द्वारा तो किया नहीं जाता, राष्ट्रपति को हटा दीजिए। राज्य विधानमंडल के आग्रह पर पार्लियामेंट करती है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यह राज्य विधानमंडल के आग्रह पर पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इंडियन पॉलिटी के, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा और सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।